नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्यारी सी पारिवारिक प्रेम कहानी ऐ मेरे दिल बता का सीज़न 2। नहीं, अपने ऑफिस का काम ऑफिस में ही कीजिएगा, समझे। आज उन दोनों का शादी का पहला रात है और आप आज रात भी दोनों को अलग रखेंगे। धृति गुस्से से बोली। कोई बात नहीं धृति, मैं कर लूँगी। वैसे भी मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था, सब मेरी ही गलती है। धृति रूही के करीब गई और कान में फुसफुसाकर बोली, नहीं आज नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमको क्या, हमारा देवर बेचारा आज की रात तारे गिन के गुजारेगा क्या। शोभा ने धृति की हाँ में हाँ मिलाई। धृति सही कह रही है, तुम दोनों बचे हुए काम कल ऑफिस में करना। आज रूही सुबह की थकी हुई है, आज उसने रसोई में भी काम किया है, अब उसे भी आराम चाहिए या नहीं। पर मॉम टेंडर। शोभा गुस्से में आकर्ष से बोली, तनीजा को तुम्हारे डैडी संभाल लेंगे, अर्नव और रूही को कम से कम आज तो आराम करने दो। आकर्ष बिना कुछ बोले वहां से चला गया। माहौल थोड़ा सा भारी हो गया था। रूही सर झुकाए पल्ला किए वहीं खड़ी रही। धृति ने माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए दोबारा गाना बजा दिया और रूही का हाथ पकड़कर सबके बीच खींच लिया और नाचने लगी। आकाश सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, अचानक उसके कान में गाने की आवाज पड़ी तो उसने नीचे झांक कर देखा। हॉल में धृति अपनी पूरी मस्ती में डांस कर रही थी, जैसे किसी चाबी वाली गुड़िया में चाबी भर दी जाए तो वो खूब गोल गोल घूमती है। और आकाश उसे देखकर बच्चों की तरह खुश हो रहा था। इसको मेरी नाराजगी की कोई फिक्र ही नहीं है। कहाँ तो एक बार में गुस्सा होता था तो ये रो रो कर सारा आसमान सर पर उठा लेती थी। आकाश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। नीचे हर कोई धृति की तारीफ करते नहीं थक रहा था, लेकिन कहते हैं ना, खीर का स्वाद खराब करने को एक ही कंकड़ काफी है। वहीं बैठी मिसेज भूषण हंसते हुए शोभा से बोली, अरे अब तो 2 साल होने को होंगे ना आकर्ष की शादी हुए। क्या बात है, धृति ने अब तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। सब ठीक तो है ना बेटे बहू के बीच। शोभा को ये बात बहुत बुरी लग गई। अरे मिसेज भूषण, आजकल के बच्चे हैं, जब उनका मन चाहेगा तो कर लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है बच्चे की। लेकिन आकाश और धृति के बीच पहले चल रहा मनमुटाव किसी से छुपा नहीं था। आकाश इन्हीं लोगों के घर में होने वाले किसी भी पार्टी या फंक्शन में धृति को अपने साथ नहीं ले जाता था और इन तेज निगाहों वाली औरतों से कुछ भी नहीं छिपता था। वो सब समझती थी कि धृति आकाश को फूटी आंख नहीं भाती है। अब उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि वही आकर्ष अपनी बीवी के पीछे दीवाना बना फिरता है। अरे आप तो बुरा मान गई मिसेज राजपूत, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। मिसेज भूषण तिरछी मुस्कान डालकर अपनी भारी सी कमर उठाकर दूसरी तरफ चल दी। दूसरी कुर्सी पर मिसेज मनचंदा बैठी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी और फिर फुसफुसाते हुए बोली, अब आप ही बताइए मिसेज मनचंदा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। मिसेज राजपूत तो यूं ही बुरा मान गई। अरे नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो मुझे भी समझ आता है। आखिर धृति और आकाश के स्टैंडर्ड में फर्क भी तो कितना ज्यादा है। कहाँ वो राजकुमार जैसा और कहाँ ये गंवार। इसमें बेचारे आकर्ष की क्या ही गलती है। मैंने तो अपनी बेटी निहारिका का आकर्ष के लिए रिश्ता भेजा था। अरे आपको पता है, मैसाचुसेट्स से इंजीनियरिंग करी है मेरी लड़की ने, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही है। कम से कम आकर्ष के साथ चलती तो लगता कि हाँ कोई जोड़ी है। लेकिन मिसेज राजपूत की तो मती मारी गई थी। मेरी बेटी को न कर दिया, अब गांव की गवार उठा लाई हैं। दोनों फुसफुसाते हुए हंस पड़ी। हाँ बताओ, अपनी निहारिका कितनी सोफिस्टिकेटेड है और कहाँ ये जाहिल, कैसे फोड़ों की तरह नाच रही है। शोभा ने धृति को सबके लिए ठंडा लाने को कहा। धृति दौड़कर किचन में गई और पहले से तैयार किए गए रूह अफ़ज़ा के गिलास ट्रे में सजाकर सबको एक एक कर मुस्कुराकर परोसने लगी। मिसेज मनचंदा और मिसेज भूषण धृति को देख देख कर हंस रही थी। धृति उनके सामने भी मुस्कुराती हुई ट्रे लेकर पहुंची। डार्लिंग, इतने बड़े फंक्शन में शरबत घोलकर कौन पिलाता है, रेड वाइन नहीं है क्या। मिसेज भूषण ने व्यंग माण मारते हुए कहा। जी का मेरा मतलब क्या, क्या बोली आप, कुछ और चाहिए आपको। धृति हिचकिचाते हुए बोली। चाहिए। मिसेज मनचंदा मुंह पर हाथ रखकर धीरे से हंसी। अरे डार्लिंग, रेड वाइन, ऊपर जाओ, तुम्हारे बार में रखी होगी, पता तो है ना बॉटल कैसी दिखती है, वरना रेड वाइन की जगह ब्रीजर पे लाकर चलता कर दो। हा हा हा। मिसेज भूषण ने धृति को नीचा दिखाते हुए कहा। ओह मिसेज भूषण, अब अगर आकर जैसे पीने के शौकीन आदमी की बीवी को रेड वाइन भी न पता हो तो इससे ज्यादा खराब किस्मत उसकी कैसे हो सकती है। धृति हिचकिचा गई। मेहमान उससे शराब मांग लेंगे इसका उसे अंदाजा भी नहीं था, पर अगर उसने न लाकर दिया तो परिवार की बदनामी होगी। वो अच्छे से जानती थी कि रक्षित के भी कई मेहमान आते हैं जिन्हें शराब परोसी जाती थी। अगर उसने इन लोगों को मना कर दिया तो कहीं सास या ससुर जी नाराज न हो जाएं या आकाश उस पर गुस्सा न करने लगे। धृति दौड़कर अपने कमरे में आकाश के पास पहुंची। सुनिए, वो नीचे, चुपचाप यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आकाश मुंह घुमाकर बोला।
हाँ ठीक है, लेकिन अभी। आकाश ने दरवाजा बंद कर लिया और मुड़कर हंसने लगा। उसे लगा था धृति फिर से दरवाजा जरूर खटखटाएगी। धृति को लगा कहीं उसे शराब ले जाने में देर न हो जाए और मेहमान नाराज न हो जाए, इसलिए वो चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बार के सामने खड़ी हो गई। आज तक वो इस कमरे के अंदर कभी नहीं गई थी। सामने रोशनी से चमचमा रहे रैक पर एक से एक महंगी और पुरानी शराब की बोतलें सजी हुई थी। सारी बोतलों पर अंग्रेजी में नाम लिखा था, सबका रंग भी अलग अलग था। शराब को उसने आज तक छुआ भी नहीं था। उसके हाथ कब कपा रहे थे, लेकिन आज उसके पति की इज्जत का सवाल था। धृति बिना कुछ सोचे बार के अंदर चली गई। पल्लू को कसकर मुंह पर दबा लिया, कांपते हुए हाथों से एक बोतल को छुआ। इनमें से वो बोतल कौन सी होगी, वो उन्होंने मंगाई है। धृति उनके नाम पढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो सारी अंग्रेजी इस्तेमाल कर जितनी उसे आती थी। अब धृति वो नाम भी भूल चुकी थी जो उन्होंने बताया था। र से था कुछ का नाम था, याद ही नहीं आ रहा। धृति ने एक दो बोतलें उठाकर देखा। RUM रूम, यही मंगाया होगा। धृति ने बोतल उठाई और नीचे की तरफ दौड़ी। मिसेज मनचंदा और भूषण अभी भी आपस में खुसर पुसर कर हंसे जा रही थी। धृति बोतल लेकर उनके पास आई। मिसेज भूषण की हंसी छूट गई। डार्लिंग, रेड वाइन बोली थी तुमसे, तुम तो रम ले आई। तुम्हें पता नहीं है क्या, हाई सोसाइटी की औरतें रेड वाइन पीती हैं। यह आकाश ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, वो हम शराब नहीं पीते, इसीलिए हमें नहीं पता। धृति मुस्कुराकर बोली। ओह पुअर बेबी, तो क्या तुम नाम भी नहीं पढ़ पाती? रेड वाइन और रम की स्पेलिंग में फर्क करना भी नहीं आता? कैसे करेगी बेचारी? मिसेज बत्रा ने बताया तो था कि अनपढ़ है ये तो। इसके बाप ने फर्जी भी कराया है इसे। वो फुसफुसा कर बोली, लेकिन धृति ने साफ सुन लिया। अनपढ़ नहीं है हम, हिंदी पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं। धृति का गला भराया। बस इतनी बेइज्जती काफी थी, इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो पीछे मुड़ी और अपने कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खटखटाया। आकाश को लगा धृति उसे मनाने आई है, लेकिन उसके दरवाजा खोलते ही धृति मुंह पर पल्ला दबाए दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, पानी का नल चला दिया और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बाहर सिर्फ नल से बह रहे पानी की तेज धार सुनाई पड़ रही थी। आकाश इंतजार करने लगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धृति बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपना गुस्सा किनारे रख उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। धृति। अंदर से नल चलता रहा, कोई कुछ नहीं बोला। रानो बाबू, ठीक तो हो ना? कोई जवाब नहीं। आकाश बेचैन हो गया। एक ही बार से धार से दरवाजे की चिटकनी टूटकर लटक गई। अंदर धृति आंसुओं से भरा चेहरा लिए जमीन पर बैठी थी। उसकी पूरी सितारों से जड़ी साड़ी पानी से तरबतर थी। आकाश का दिल कांप गया। कितना वक्त हो गया था? नीलम की शादी के बाद से धृति को उसने कभी रोने नहीं दिया था, और धृति जल्दी रोने वालों में से थी भी नहीं। जब तक कोई बात उसके नाजुक से दिल को गहराई से न चीर जाए, धृति नहीं रोती थी। कोई साधारण हंसी मजाक हो तो वो हंसकर टाल जाती थी। फिर आज तो कितनी खुश थी, अभी नाच रही थी। क्या आकाश के नाराज होने की वजह से? आकाश ने दौड़कर बच्चों की तरह से कसकर अपनी बाहों में समेट लिया और आंखें मूंद ली। उसका सिर सहलाने लगा और खुद उसके साथ जमीन पर ही पड़े पानी में बैठ गया। रानो, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? हाँ बोलो, ऐसे कौन रोता है, छोटे बच्चों जैसे? आकाश ने उसके मोटे मोटे आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। आकाश की बाहों का सहारा पाकर वो और जोर से रो पड़ी। छोटे पर जब पिताजी हमसे कहते थे, रानो खेल मत, पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, काश उनका बात सुनकर तब हम पढ़ लेते तो इस बात पर अब आज क्यों रो रही हो? कोई कुछ कहता है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? बोलो। मैं, मॉम, डैड, किसी ने कुछ कहा आज तक? नहीं, लेकिन आज आपके मेहमान नाराज हो गए हमसे। धृति सिसकते हुए बोली। क्यों, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा? मुझे पूरी बात बताओ धृति। धृति डर रही थी कि अगर उसने आकाश को सच बताया तो वो गुस्सा न हो जाए, और आखिर में वही हुआ जिसका धृति को डर था। पूरी बात सुनते सुनते आकाश का चेहरा गर्म होने लगा था। आंखें एकदम लाल थी और चेहरे की नसें खिंचने लगी थी। धृति ने भी आकाश का ये रूप कितने वक्त बाद देखा था। हमें पता था आप गुस्सा होंगे। आए थे हम आपसे पूछने कि हमें बता दीजिए रेड वेन की बोतल कौन सी है। आपने दरवाजा बंद कर लिया। अब बताइए हमें कैसे पता चलेगा? धृति डर से कांपते हुए बोली। आकाश का चेहरा तपकर लाल हो चुका था। उसने धृति का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे उन्हीं भीगे कपड़ों में बार की तरफ ले गया और वहां ले जाकर उसका हाथ झटक दिया। ऊपर रैक पर रखी 2 रेड वाइन की बोतल उठाई और उसके चेहरे के सामने ले जाते हुए बोला, ये है रेड वाइन। चलो अब मेरे साथ आकर देखो मेहमानों को ये कैसे पिलाई जाती है। उसने धृति का हाथ पकड़कर नीचे हॉल की तरफ खींचना शुरू किया।
धरती डर के मारे थर थर कांप रही थी। अब उसे सच में महसूस हो रहा था कि उसका पति तांडव करने वाला है। छनाक हॉल में जोरदार आवाज गूंजी। सबका ध्यान उस तरफ चला हुआ गाना बंद हो गया। आकर्ष ने नीचे आते ही रेड वाइन की एक बोतल जमीन पर इतनी जोर से पटकी कि वो चूर चूर हो गई। सब के सब सकते में आ गए। धरती आकर्ष की पीठ में चिपकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि सामने आकर आकर्ष का गुस्से वाला रूप देख सके। हाँ, तो किसको पीनी थी रेड वाइन? एकदम सन्नाटा। किसी की हिम्मत नहीं थी जो आकर्ष से कुछ बोल देता। आकर्ष ने धरती का हाथ पकड़कर सामने खींचा। मैंने पूछा, किसने मेरी पत्नी से ये रेड वाइन मंगाई थी? उसकी आंखों से अंगारे बह रहे थे। शोभा घबराई सी दौड़ती हुई आकर्ष के करीब आई। आकर्ष बेटा, क्या क्या हो गया? आकाश शोभा की तरफ घूमकर बोला, वो माँ, किसी को बहुत तलब लगी थी रेड वाइन की। धरती से शराब मंगाई थी किसी ने। अब कोई बोल ही नहीं रहा। आकाश बोतल घुमाते हुए बोला। मिसेज मनचंदा और भूषण के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही थी। हॉल में कुछ देर एकदम सन्नाटा था। आकाश ने धरती का हाथ पकड़कर सामने खींचा। चलो बताओ, किसने तुमसे रेड वाइन मांगी थी? धरती डर के मारे रुआसी सी खड़ी थी। दोनों हाथों से उसने अपने गाल ढक रखे थे। कांपते हुए उसके होठ फड़फड़ाए। किसी ने नहीं। एक अच्छे खासे फंक्शन को खराब करने का कोई मूड नहीं था उस मासूम लड़की का। तुम बताओगी या? आकाश ने दूसरी बोतल हवा में लहराई। इससे पहले कि वो उसे भी जमीन पर पटकता, सती ने उंगली से कोने में खड़ी मिसेज मनचंदा और भूषण की तरफ इशारा कर दिया। आकाश उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए उन दोनों के सामने ले आया और नकली मुस्कुराहट दिखाते हुए टेबल पर रखे 2 गिलास उठाए और उनके सामने ले आया। लीजिए लीजिए, पकड़िए मिसेज भूषण, आपकी रेड वाइन। मिसेज भूषण थूक के घूंट पी रही थी और रेड वाइन अब कहाँ गले के नीचे उतरती। कांपते हाथों से गिलास पकड़ लिया। आकाश ने गिलास में वाइन से भर दिया। बहुत किस्मत वाली हैं आप। मैं अपने और अपने डैड के अलावा किसी के शराब के गिलास नहीं भरता। खुशनसीब हैं आप। रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके लिए जाम बना रहा है और आज मैं आपको इतनी तसल्ली से पिलाऊंगा कि आपकी दोबारा किसी फंक्शन में रेड वाइन पीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। आकाश ने एक कुर्सी खींची और उसकी पीठ के दोनों तरफ पैर लटकाकर बैठ गया। मिसेज भूषण अपमान के घूंट से पी रही थी। तमतमाते हुए बोली, आकाश, थोड़ा तमीज से बात करो। आकाश कुर्सी पर लात मारते हुए उठ खड़ा हुआ। तमीज से बात आपको करनी चाहिए थी। धरती मेरी पत्नी है, वो किसी बार की वेट्रेस नहीं जो आपको शराब परोसेगी। ऐसे तो बहुत एथिक्स आते हैं ना आपको। इतनी तमीज नहीं है कि किसी के घर की बहू या बेटी से शराब नहीं मांगी जाती। मिसेज भूषण अपमान से भभक उठी। बस शोभा, यही बेइज्जती करने के लिए इनवाइट किया था क्या? बेइज्जती आपने की है मेरी पत्नी की। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। आज आपके कहने पर वो बार में भी चली गई। जानती है क्यों? ताकि कहीं उसकी वजह से मेरी या फैमिली की इंसल्ट ना हो। जब उसे मेरे और परिवार के मान सम्मान की इतनी फिक्र हो सकती है तो आपने सोचा भी कैसे कि मैं उसकी बेइज्जती चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगा? मिसेज भूषण का मुंह बंद हो गया। आज पूरी महफिल की बिना पूछे इस सवाल का जवाब मिल गया था कि आकाश और धरती के बीच क्या चल रहा है। आज सिर्फ एक वार्निंग दी है, अगर आइंदा किसी की वजह से भी मेरी धरती की आंखों में एक आंसू भी बहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश ने शराब की दूसरी बोतल भी जमीन पर पटक दी। छन्न की आवाज के साथ वाइन जमीन पर बिखर गई। बोतल की कांच की किरचें पूरे फर्श पर चमक रही थी। धरती दौड़कर जल्दी जल्दी किरचें समेटने में जुट गई। वो इन सब का दोषी खुद को मानने लगी थी। वो डरी हुई नजरों से छुप छुप कर शोभा और रक्षित की तरफ देख रही थी कि कहीं कोई उससे नाराज तो नहीं हो गया। आकाश ने 1 मिनट घूर कर उसे देखा। धरती! आकाश गुस्से में जोर से चीखा। धरती ऐसी चौंकी कि फिर से बटी हुई किरचें जमीन पर बिखर गई। दौड़कर उसके करीब आ गई। जी, ऊपर चलो। धरती सकुचा गई। बहुत धीरे से आकाश के कान में कांपती हुई आवाज में बोली, अभी तो सब मेहमान। आकाश ने गुस्से से भरा चेहरा उसकी तरफ घुमाया। मैं कह रही थी चल रही हूँ, चलिए। धरती चुपचाप सीढ़ियों तक पहुंच गई। सामने रूही खड़ी थी। धरती ने रुआंसा समूह बनाकर उसके सामने हाथ जोड़ लिए और इशारों में माफी मांगने लगी। तभी आकाश पीछे से आ गया और फिर वो बिना मुड़े धड़धड़ाती हुई सीढ़ियां चढ़ती सीधा कमरे में पहुंच गई। आकाश भी उसके पीछे कमरे में चला आया। ये काहे करते हैं आप? जानते हैं नीचे इतने सारे लोग थे। आपको हर बार मना करते हैं फिर भी आप वही करते हैं। हमारी तो मानते ही नहीं। आकाश मुड़कर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। अब बोलिएगा भी? आकाश कुछ नहीं बोला। हम जा रहे हैं नीचे। धरती दरवाजे तक पहुंची थी कि नाराज हूं मैं तुमसे। काहे? हमने क्या कर दिया? आकाश लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठा रहा। नीचे जो हुआ उसकी वजह से? धरती ने उसके चेहरे के सामने झुकते हुए पूछा। आकाश ने अपना सर झटका। उसे समझ में आ गया था कि बिना बताए उसकी बॉडम बीवी को कुछ समझ नहीं आएगा।
उसने लैपटॉप किनारे पटका और साइड टेबल की ड्रॉर से बड़ा धृति का फोन निकाला। देखो इस पर कितनी मिस्ड कॉल लगी हैं। पूरे दिन कॉल किया है मैंने तुम्हें और तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। ये फोन तुम्हें टेबल की ड्रॉर में डालने के लिए दिया है। बोलो वापस ले लो। धृति आकर्ष के फोन वाले हाथ में लटक गई। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, फोन वापस ना लीजिए। कल रात में ही हमने इस पर एक आंटी जी की वीडियो से मूली का अचार बनाना सीखा है। मूलियां भी मंगवा ली हैं बाजार से। अब आप फोन ले लेंगे तो हम कल अचार कैसे डालेंगे? आकर्ष खिसिया गया। उसे लगा था कि धृति उससे बात ना हो पाने के डर से फोन मांग रही है। अब खिसियाट इतनी बढ़ चुकी थी कि दांत पीस रहे आकर्ष ने उसका फोन अपनी जेब में डाल लिया। जाओ, अच्छा नीचे जाओ, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी, और फिर कोई फोन वोन नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ अचार डालो जाकर मूली का। आकर्ष ने अचार शब्द पर जोर डालते हुए कहा। और एक काम करना, मूली के साथ अपने दिमाग का भी अचार डाल लेना, क्योंकि उसका इस्तेमाल जहाँ किया जाता है वहां तो तुमसे होता नहीं। आकाश मुड़ा और मुंह बनाते हुए बोला, बड़ी आई मूली का अचार। धृति थोड़ी दूर दरवाजे तक आई, फिर बड़ी ही मासूमियत से पीछे मुड़कर बोली, और अगर हमारा आपसे बात करने का मन हुआ तो? हमसे बात करने का आपका मन ही कहाँ होता है? धृति ने पलक झपकाते हुए पूछा। अगर हुआ तो चिट्ठी लिख कर रखना, शाम को लौट कर पढ़ूंगा मैं। वैसे भी चिट्ठी लिखने का बहुत शौक है तुम्हें। दे दीजिए ना। ना मतलब ना, मूलियां बेकार जाएंगी फिर। आकाश ने गुस्से में धृति का सर दोनों हाथों से पकड़कर जोर से आगे पीछे हिला दिया। मूलियों की पड़ी है तुम्हें? हैं मूलियों की? मतलब मैं नीचे पूरी सोसाइटी से दुश्मनी मोल लूं तुम्हारे लिए, और तुम्हें मूलियों के खराब होने की चिंता है? मूली के अचार से शादी कर लेती, मेरी क्या ही जरूरत थी तुम्हें? अरे सर छोड़िए हमारा, धृति उसकी पकड़ से छूटती हुई बोली। चलिए नीचे चलकर खाना खा लीजिए, फिर कपड़े बदल कर आराम कर लेना। आज थक गए होंगे ना बहुत। धृति ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। आकर्ष से सुकून की आंखें मूंद ली, उसका हाथ पकड़कर बेड तक ले गया और उसे बिठा दिया और खुद उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। धृति ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, काहे इतना गुस्सा करते हैं? ज्यादा गुस्सा करने वालों का तबीयत खराब हो जाता है। अखबार नहीं पढ़ते क्या? क्या करूं, गुस्सा आ ही जाता है। पहले तुम पर आता था, अब तुम्हें कोई कुछ बोल भी दे तो आ जाता है। इस जिस्म में जान की तरह हो तुम। कोई तुम्हें कुछ बोलता है तो लगता है खंजर मेरे सीने पर चल रहे हैं। आकाश धीरे से उसके होठों पर उंगलियां फेरते हुए बोला। धृति ने झुककर उसका माथा चूम लिया। पर आपके गुस्से में हमारे ही घर का तो कामकाज खराब हो गया ना। उन औरतों का क्या है, मुंह उठाकर चली जाएंगी, घर तो हमारा बिगड़ेगा ना। बेचारी रूही का क्या कसूर, उसका तो घर में पहला काम था, सब खराब हो गया। मैं रूही से माफी मांग लूंगा यार, आज उसकी पहली रसोई थी, पूरे दिन थक कर चूर हो गई है बेचारी। चलिए कम से कम खाना तो खा लीजिए। खाना रूही ने बनाया है? आकर्ष ने आंखें खोलते हुए उससे पूछा। तुमने चक्कर तो देख लिया था ना, खाने लायक तो है ना? धृति गुस्से में उठ गई। आकर्ष का सर बैठ के सिरहाने में धड़ से टकरा गया। बेचारा अपना सर पकड़ के बिलबिला उठा। हम नीचे जा रहे हैं, चुपचाप कपड़ा बदलकर नीचे आ जाइएगा। धृति कोई गाना गुनगुनाती हुई नीचे उतर गई। आकाश बेचारा सर पकड़े बैठा था कि तभी उसके फोन पर फैमिली ग्रुप में एक मैसेज आया। डैड, रक्षित का मैसेज था। आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू अनाउंस, प्लीज ज्वाइन द डिनर टेबल। नीचे हॉल में सफाई चल रही थी। रूही पहले ही थक कर चूर हो चुकी थी और नींद तो उसकी आंखों पर पहरा दे रही थी। बेचारी जैसे तैसे साड़ी बदलकर एक हल्का सा सूट डाला और रसोई में आ गई। हे भगवान, ये कब तक चलेगा? शादी के ये फंक्शन कब खत्म होंगे? रूही सर दर्द के मारे अपना सर पकड़े बैठी थी। धृति धीरे से किचन में पहुंची। रूही, धृति मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कमरे में जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक हम खाना गर्म करके बाहर लगा देते हैं। वैसे हम खाना कमरे में ही भिजवा देते, लेकिन आज अगर सबको अपने हाथ से परोस कर खिलाओगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। रूही मुड़कर बाहर जाने ही वाली थी कि रुक गई। अच्छा वो कैसे? अरे आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो सारे बड़े लोगों से शगुन मिलेगा तुम्हें, जैसे अभी मुंह दिखाई में मिला था। हाँ हाँ वैसे ही। रूही दौड़कर उसके पास आई और इधर उधर देखकर उसके कान में फुसफुसाई। यार बस पूरी मुंह दिखाई में, बस वही तो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगा जब लोगों ने मेरे हाथों में वो तोहफे और रुपए रखे। दोनों हंस पड़ी। रूही जाने के लिए किचन के दरवाजे तक पहुंची थी कि धृति ने फिर से आवाज दी। रूही, हाँ कुछ रह गया क्या? धृति ने कांच के बॉल्स में सब्जियां परोसते हुए अपना सर झुका लिया और फिर उसके करीब आकर धीरे से बोली। रूही हमें माफ कर दो, आज हमारी वजह से। रूही ने उसके हाथ पकड़ लिए। पागल हो क्या धृति? इवन थैंक गॉड एंड आकर्ष सर कि उन्होंने सही टाइम पर आकर उन औरतों की जबरदस्त क्लास ली, जिंदगी भर याद रखेंगी वो। और धृति तुम भी कुछ बोलना सीखो, हर जगह के आकर्ष सर ही आएंगे तुम्हें डिफेंड करने। बोलो।
अरे उन औरतों ने तुम्हें उल्टा सीधा बोला था तो दो चार बड़ी वाली गालियां देनी थी ना, औकात याद आ जाती सबको। ये क्या आंसू बहाना शुरू कर दिया? इतनी भी कमजोर ना बनो। और वैसे भी ये सब डैड और आकाश सर के पैरों के धूल भी नहीं है, नाक रगड़ते हैं उनके सामने पार्टनरशिप के लिए। मैं ऑफिस में हूँ, मुझे सब कुछ पता है। धृति ने रूही के हाथ कसकर पकड़ लिए। बस यही तो ना हो पाएगा हमसे रूही। उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, मुझसे नफरत की कि कहीं मेरी वजह से उनकी समाज में बेइज्जती ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से उनकी मोहब्बत हासिल हुई है, और जो चीज़ बहुत जतन से हासिल की हो उसे खोने से बड़ा डर लगता है रूही। इनका प्यार वैसा ही है मेरे लिए। बस इसलिए लोगों के सामने कुछ भी बोलने और करने से बहुत डर लगता है कि कहीं हमारी वजह से वो नीचा ना महसूस करें। अगर फिर से उन्होंने हमारे साथ पहले जैसा व्यवहार करना शुरू किया तो कसम से मर जाएंगे हम। बोलते बोलते धृति की आंखें और गला दोनों भर आए। रूही ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। अरे पागल, आकाश सर तुमसे गुस्सा क्यों होने लगे? तुम में तो जान बसती है उनकी। वैसे एक बात कहूँ, मुझे काफी वक्त हो गया उनके साथ काम करते हुए, लेकिन मैंने भी आज तक आकाश सर को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। धृति कुछ बोलती इससे पहले ही किचन में अर्नब बाबू का प्रवेश हुआ। ये देवरानी जेठानी की चुगली खत्म हो गई हो तो प्लीज खाना भी लगा दो कोई। वैसे भी मैं आज बहुत थक गया हूँ। हाँ तुम तो जरूर थके होंगे, औरतों ने तुम्हें ही तो नचाया ना आज। रति चुहलबाजी करती हुई बोली। नहीं, आज तो औरतों ने रूही को नचाया है, लेकिन जिंदगी भर इस बेचारे को रूही नचाएगी, इसलिए ये बहुत थकने वाला है। धृति इसे पहले ही खिला पिला दो। आकाश टी शर्ट और लोअर चेंज करके नीचे आ गया था और अर्नव की टांग खिंचाई में शामिल हो चुका था। सब हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। धृति ने सारा खाना टेबल पर सर्व कर दिया था। इसमें से मेरी बीवी ने क्या क्या बनाया है? ये पनीर मखनी, खीर और पुलाव, और बाकी सब मेरी बीवी ने बनाया है। आकाश ने बात पूरी की। तो फिर मैं बाकी सब ही खाऊंगा। अर्नव ने बोलते बोलते अपनी जीभ दांत के नीचे दबा ली और चोर नजरों से रूही को देखने लगा। रूही ने उसे घूर कर देखा कि तुम तो बच्चू, ऊपर चलो फिर तुम्हें बताती हूँ। दोनों की इस आंख मिचोली को सब देखकर हंस रहे थे। डैड, आपको कुछ अनाउंस करना था? वो मैसेज? हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मैं अपनी बहू को नेक तो दे दूं। अरे शोभा, तुम लाई नहीं? जी लीजिए, आप अपने हाथों से दे दीजिए। शोभा ने सुंदर से वेलवेट का बॉक्स रक्षित के हाथों में थमाते हुए कहा। लो बेटा। रक्षित ने वो बॉक्स रूही को थमाया तो उसने झट से आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। वाह, इसके तो मजे हैं, तोहफों की कोई कमी ही नहीं है। अर्नब चिढ़ते हुए बोला। अभी कहाँ, अभी तो जेठ जी ने कुछ दिया ही नहीं। दीजिए अभी रूही को कुछ। मैं तो कुछ लाया ही नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आकाश धरती की तरफ मुड़कर बोला। अरे हमें लगा आप खुद से ले आएंगे, इसमें हम का बताते। आपका खाली हाथ रखेंगे नहीं बहू को? धरती गुस्से में फुसफुसाती हुई बोली। रूही, मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट पेंडिंग है। खाना तो बहुत टेस्टी था, तुम्हें तो कोई बड़ा सा गिफ्ट मिलना चाहिए। चलो मैं तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें कल जरूर दूंगा। हम बता रहे हैं, खाली हाथ नहीं भेजिएगा उसे। रुपए ही दीजिए, शगुन तो कीजिए। धरती ने फिर से आंख दिखाई। रक्षित और शोभा एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। आकाश पर जो दादागिरी धरती दिखा रही थी वैसा करने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। आखिर में आकाश की बीवी की जिद के आगे हथियार डालने पड़े। फाइनली 5,000 रुपये कैश में मामला सेटल हो गया। खाना खाने के बाद आकाश ने एक बार फिर पूछा, डैड कुछ कहना था आपको? रक्षित ने धीरे से पानी की जग से अपना गिलास भरते हुए कहा। मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बहुत संभाल लिया बिजनेस। अब इस अमानत को मैं अपने दोनों बेटों को सौंपता हूँ और खुद इस जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा हूँ। अर्नव और आकाश दोनों के चेहरों पर ढेर सारे सवाल थे। डैड, बट इतना सडन, हम एक बार डिस्कस कर लेते तो। रक्षित ने बिना उनकी बात सुने आगे बोला। नए सीईओ आकाश होंगे और अर्नव कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभालेंगे। अर्नव ने गहरी सांस ली और आंखें मूंदकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। शुक्र है ऊपर वाले, तूने मुझे छोटा बनाकर पैदा किया, वरना अपने बाप का नाम डुबोने वाली औलादों की लिस्ट में अगला नाम मेरा ही होता। डैड, आकाश अभी भी हैरान था। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आपके पास बहुत कुछ सीखना था मुझे। तुम्हारी उंगली पकड़कर नहीं चलता रहूंगा आकाश। जितना तुम्हें सिखाना मेरी जिम्मेदारी थी मैंने सिखा दिया। आगे सब कुछ तुम्हें खुद सीखना है। कुछ खुद सीखोगे, कुछ वक्त सिखाएगा। मैंने भी ऐसे ही एम्पायर खड़ा किया था। पूरी जिंदगी मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा दी। रक्षित ने शोभा के हाथों पर धीरे से अपना हाथ रखा। जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा साथ अगर किसी ने दिया तो वो मेरी पत्नी और तुम सबकी माँ शोभा है। मैं उन्हें उतना वक्त भी नहीं दे पाया जितना एक पति को देना चाहिए, फिर भी उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। अब मेरा वक्त सिर्फ पत्नी के लिए है, इसलिए मैं और शोभा वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। पर डैड, हाँ पता है, दोनों की नई नई शादी हुई है और दोनों ही कहीं घूमने नहीं गए हो तो अभी तक कोई बात नहीं। 3 महीने बाद जब हम दोनों लौट आए तब आप दोनों कपल्स भी कहीं घूमने जा सकते हैं, पर तब तक सिर्फ बिजनेस पर फोकस करिए।
रक्षित ने मुस्कुराकर शोभा को देखा। चलो चलो उठो सब लोग, काफी रात हो गई है, अपने अपने कमरों में जाओ, आराम करो जाकर। रूही जाओ बेटा आराम करो। रक्षित और शोभा उठकर चल दिए। डैड मुझे कुछ बात करनी है प्लीज। आकाश अभी भी उलझन में था। कल बात करना बेटा, अभी आराम करो प्लीज, बस 10 मिनट। रक्षित हार कर आकाश के साथ बाहर चले गए। अर्नब अपने कमरे में चला गया था। धृति रूही को कमरे तक छोड़ने गई। देवरानी जी तो नहीं घबरा रहा ना? नहीं, आई एम एक्साइटेड। अरे शर्मा लो थोड़ा, तुम्हारा पति है अंदर। धृति शर्माना तुम बंद करो, समझी? पति से शर्माना नहीं होता है। मुझे नहीं लगता तुमने आकाश सर को खुद कभी अप्रोच किया होगा। रूही ने धृति का हाथ कसकर पकड़ रखा था। हम काहे दबोचेंगे उन्हें? दबोचना नहीं धृति, अप्रोच करना, मतलब अपनी तरफ से शुरुआत करना, खुद फर्स्ट स्टेप लेना। हम क्या क्या करना चाहिए हमको? अरे यार, रूही उसका हाथ पकड़कर किनारे ले आई। लिसन धृति, हस्बैंड को अच्छा लगता है जब वाइफ खुद उनके पास जाती है और उन्हें समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहे हैं, पर क्या करें, हम तुम्हारे जितने खुले नहीं है ना, तो हमसे हो नहीं पाता। तो आज जरा ट्राई करो डियर, कोशिश करो खुद आगे बढ़ने की। आज नहीं, आज तो ये हमसे गुस्सा है, जब अच्छे मूड में होंगे तब कोशिश करेंगे। अरे पागल, इससे अच्छा मौका क्या होगा? जाओ ना, जंप अप ऑन हिम। मैंने कूद पड़ना ऊपर से, सारा गुस्सा स्वाहा हो जाएगा 1 मिनट में। सुहागरात तुम्हारी है या हमारी? अरे बाबा तुम भी मना लो ना। अच्छा जाओ तुम। धृति ने हंसते हुए रूही को कमरे में धक्का दे दिया और खुद रूही की बोली हुई बातें सोचकर शर्म से लाल हो उठी। तो दोस्तों, देवरानी जेठानी की गुटर गूं कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। और अगले पार्ट में सिर्फ धृति होगी, आकर्ष होगी और होगा उनका कभी न खत्म होने वाला बेपनाह प्यार। तो दोस्तों सुनते रहिए ऐ मेरे दिल बता सीजन 2 ओनली ऑन रिश्तों की कहानियां पर। और हाँ, जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी भाग आप सुन सकें। और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी फीलिंग शेयर करते रहिए। आपके सभी सवालों और कमेंट्स का रिप्लाई सबको जरूर मिलेगा। कहानी को लेकर आपका कोई आइडिया, कोई सजेशन हो तो जरूर बताइए। और हाँ, स्टोरी अच्छी या बुरी जैसी भी लगे कमेंट जरूर कर दीजिए कीजिए। इससे बड़ा प्रोत्साहन और कुछ भी नहीं होता। तो फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।